हाँ जी दोस्तों, तो मोटे मोटे जो अमेंडमेंट्स थे बड़े बड़े चैप्टरों के वो आपके यहाँ पे आके खत्म हो जाते हैं। अब जो अमेंडमेंट्स है वो कहीं ना कहीं मतलब छोटे चैप्टर से रिलेटेड है और अमेंडमेंट भी कंपैरेटिवली छोटे हैं और इजी फॉर्म में है। आप आराम से पढ़ के समझ सकते हो कि इस मोटा मोटा अमेंडमेंट का मतलब क्या है और इसको आपको किस तरीके से यहाँ पे बताया गया और क्या इसकी जरूरत थी और क्यों इसको लाया गया है। तो कुछ खास ज्यादा टफ नहीं है, बट नो डाउट इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि ये अमेंडमेंट का पार्ट है। सबसे पहला अमेंडमेंट है रजिस्ट्रेशन चैप्टर नंबर 7 के अंदर, जहां पे कहा गया कि बैंक अकाउंट डिटेल्स में बी फर्निश्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। न्यू रूल ऐड किया गया है 10A इंसर्टेड एंड रूल 21 ऑफ द CGST रूल्स अमेंडेड। अब बेसिकली क्या है यहाँ पे कि भाई साहब जो पहले आपको पता होगा कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने से पहले मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते थे तो उस केस में आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स भी फर्निश करनी होती थी, वो भी प्रोवाइड करना होता था एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। उस चीज को रिलैक्स करते हुए यहाँ पे कहा गया है कि अब जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे तो वहां पे आपको बैंक अकाउंट डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा उसके बाद आपको टाइम लिमिट बता दी गई। टाइम लिमिट क्या बताई गई है कि भाई साहब एक बार आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया गया है तो उसके 45 दिन के अंदर अंदर, नॉट लेटर देन 45 डेज, ठीक है, उसके अंदर अंदर आपको अपना बैंक स्टेटमेंट जो होगा वो फर्निश कर देना है। मतलब जो भी आपकी बैंक की डिटेल होगी वो आपको प्रोवाइड कर देना है। दो कंडीशन है, सिर्फ 45 दिन नहीं है, एक हो गया 45 दिन या फिर डेट ऑन विच द रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 39। मतलब जैसे ही आपकी पहली रिटर्न रिक्वायरमेंट की बात ही आएगी, मतलब जब भी आपको पहला रिटर्न फाइल करने की जरूरत आएगी या तो उससे पहले करना है या फिर 45 दिन से पहले करना है, विच एवर इज अर्लियर। बेसिकली 45 डेज जो है वो एप्लीकेबल होगा किस सिनेरियो में, वो जनरली एप्लीकेबल होगा आपके कंपोजिशन स्कीम में। मतलब ज्यादातर जो अप्लाई होगा वो किसमें होगा, कंपोजिशन स्कीम में होगा। इन जनरल अगर रेगुलर स्कीम की बात करें तो आपकी रिटर्न फाइल करने की डेट ही पहले आ जाएगी और आपको उस रिटर्न फाइल करने से पहले पहले ये जो बैंक डिटेल है वो आपको फर्निश कर देनी है। लेकिन कंपोजिशन स्कीम की बात करें तो वहां पे जो 3 महीने का टाइम मिलता है उस केस में आपको कहा गया कि भाई साहब 3 महीने लेके बैठ मत जाना, आपको 45 डेज के अंदर अंदर अपनी बैंक की जो डिटेल होगी वो फर्निश कर देनी है। ठीक है सर। द आगे आ रही बात कि ये जो रिलैक्सेशन है ये क्या सभी के लिए है? नहीं जी, सभी के लिए नहीं है। इसको अवेलेबल नहीं कराया गया किसके लिए? उन लोगों के लिए जिनको रजिस्ट्रेशन मिलता है एज टीडीएस डिडक्टर या फिर टीसीएस कलेक्टर अंडर रूल 12 और हु हैव ऑब्टेन्ड सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 16। मतलब जिनका सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन है उसके पास ये ऑप्शन नहीं है, या फिर जिसको कि ये जो रजिस्ट्रेशन है वो मिला है किस तहत में, टीडीएस डिडक्टर या फिर टीसीएस कलेक्टर के अंदर, तो उसके ऊपर ये एग्जम्पशन जो होगी, ये जो एक रिलैक्सेशन दी गई है वो अप्लाई नहीं करके चलेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको कुछ खास नहीं है यहाँ पे कि भैया 45 दिन के अंदर या फिर जो ड्यू डेट आएगी आपकी रिटर्न फाइलिंग करने की, उसमें से जो भी अर्लियर होगा उसके अंदर अंदर आपको अपनी बैंक डिटेल जो होगी वो आपको फर्निश कर देनी है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन करना है, यही पहले रजिस्ट्रेशन से पहले हुआ करता था, उसके अंदर बस चेंज है कि अब आप रजिस्ट्रेशन लेने के बाद भी कर सकते हो 45 दिन या फिर जो भी नेक्स्ट रिटर्न फाइल करने की डेट होगी उससे पहले, विच एवर इज अर्लियर। नाउ अगर कोई इस प्रोविजन को वायलेट करता है, मतलब कि 10A के अंदर जो बैंक डिटेल उसको फर्निश करनी है, अगर वो नहीं करता तो उसके इसमें क्या होगा, जो उसका रजिस्ट्रेशन उसको मिला है वो मान लिया जाएगा कैंसिल हो गया। मतलब जो कैंसिल की प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी और वो कैंसिल कर दिया जाएगा जो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया गया है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले छूट दी गई है, लेकिन 45 दिन से ज्यादा आपको लैप्स नहीं करना है, या फिर जो भी रिटर्न फाइल आप करने जा रहे हो रिटर्न फाइल करने से पहले पहले आपको ये डिटेल जो है बैंक की वो आपको फर्निश कर देनी है। तो बहुत सिंपल सी बात थी, कुछ खास नहीं। अगला है आपका कि मीनिंग ऑफ नॉट मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ड्यूरिंग सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन क्लैरिफाइड। Registered person required to issue revised tax invoice and file first return for supplies during suspension period। बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि आपको पता है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो कई बार कैंसिल किया जाता है और कैंसिल करने के अंदर जो भी टाइम लगता है उस पीरियड को आप कहते हो सस्पेंशन पीरियड। मतलब कि या तो आपने खुद से अप्लाई कर दिया या फिर सुओ मोटो जो डिपार्टमेंट है उसने आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया है। दोनों सिनेरियो के अंदर कुछ पीरियड जाता है इसके अंदर नेगोशिएशन का, या बेसिकली कह लो कि डिटेल चेकिंग का, कि सारी कुछ लायबिलिटी वगैरह सेटल हो गई है नहीं हो गई, या कोई भी चीज पेंडिंग तो नहीं है। उस पीरियड के अंदर आपको जो पीरियड होता है उसको कहते हैं हम सस्पेंशन पीरियड। उस पीरियड में आप कोई भी काम नहीं कर सकते। कोई भी काम का मतलब क्या हुआ कि आप टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते हो, किसी से भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हो। आप काम करना है करो, लेकिन वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं होगा। आप उस पीरियड में किसी से भी टैक्स नहीं ले सकते हो और आपको रिटर्न भी फाइल नहीं करना होता है, रिटर्न फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब ये कहा गया कि लेट से जो आपका सस्पेंशन था वो अगर रिवोक कर दिया जाता है, अगर जो सस्पेंशन आपको चल रहा था, लेट से आपने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया था या फिर डिपार्टमेंट ने कैंसिलेशन किया था और आपने रिवोकेशन की एप्लीकेशन डाल दी, इन एनी सिनेरियो, मतलब कि एक तो होगा कि डिपार्टमेंट ने कैंसिल किया और आपने उसके अंदर रिवोकेशन की एप्लीकेशन डाली और वो रिवोक हो गया। दूसरा हो सकता है कि आपने खुद से सेल्फ उसको डाला था कैंसिलेशन के अंदर, लेकिन किसी चीज की फुलफिलमेंट ना होने की वजह से डिपार्टमेंट ने उसको रिवोक कर दिया। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको जो भी सस्पेंशन पीरियड के टैक्स इनवॉइस होंगे उन सभी का आपको रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। मतलब कि उस पीरियड में तो आपको कहा गया कि आप टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते, मतलब टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते हो, टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हो, टैक्स
जमा नहीं कर सकते हो। लेकिन उस पीरियड में आपने जो भी काम किया है, उस पीरियड का जो भी आपने काम किया है, इन सभी काम का ये रिवोकेशन के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, टैक्स कलेक्ट करके उसका टैक्स जो भी होगा आपको वो जमा करना पड़ जाएगा। साथ ही में आपको फर्स्ट रिटर्न फाइल करनी होगी। फर्स्ट रिटर्न का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जब किसी को भी ताजा ताजा रजिस्ट्रेशन मिलता है, जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब इनिशियली जब पहली बार रजिस्ट्रेशन मिला होगा, तब जो रिटर्न फाइल की जाती है उसको कहते हैं हम फर्स्ट रिटर्न, जो कि सेक्शन 40 के अंदर की जाती है, वो भी आपको करना होगा। मतलब आपको ऐसे लेके चलना है कि ये आपका एक नया रजिस्ट्रेशन है जो कि आपको मिला बिकॉज ऑफ रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो क्लैरिफिकेशन है, वो ये कि आपको जो भी सस्पेंशन पीरियड के आपके पंगे थे, जो भी उस पीरियड का आपका काम था, उस सभी का आपको रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करते हुए अपना रिटर्न फाइल करना है, टैक्स जमा करके चले जाना है। तो दिस इज दी ऑल क्लैरिफिकेशन, बेसिकली क्लैरिफिकेशन है, कुछ खास नहीं है। देखते हैं फटाफट से क्या कह रहा है। रूल 21A प्रोवाइड्स दैट वंस अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और द प्रॉपर ऑफिसर सीक्स टू कैंसिल हिज रजिस्ट्रेशन, मतलब कि या तो खुद ने किया अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, या फिर जो आपका प्रॉपर ऑफिसर है उसने खुद से कैंसिल कर दिया, हिज रजिस्ट्रेशन शैल रिमेन सस्पेंडेड ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल। ठीक है, जब तक वो पेंडिंग है, जब तक वो प्रोसेस चल रहा है एक तरीके से, तब तक आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंडेड माना जाता है। सच पर्सन शैल नॉट मेक any taxable supply during the period of suspension and shall not be required to file any return। ना वो कोई taxable supply करेगा, ना ही वो रिटर्न फाइल करेगा। An explanation has been inserted to this rule, this sub rule 3 to rule 21A, clarifying that the expression shall not make any taxable supply, shall not make any taxable supply, इसका मतलब क्या, उसकी क्लैरिफिकेशन आपको ऐड की गई है। shall mean that the registered person shall not issue a tax invoice, ये tax invoice issue नहीं करेगा, and accordingly not charge tax on supplies made by him during the period of suspension। इस पीरियड में वो tax invoice issue नहीं करने का मतलब काम तो कर सकता है लेकिन tax invoice नहीं देगा, और tax invoice नहीं देगा मतलब क्या हुआ कि सामने वाले व्यक्ति से वो टैक्स भी कलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है सर। फर्दर अ न्यू सब रूल 5 हैज बीन इंसर्टेड। अभी एक नया रूल जो इंसर्ट किया गया उसकी बात क्या है, वो ये कह रहा है कि इन सेड रूल टू प्रोवाइड दैट वेयर एनी ऑर्डर, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। हाँ जी दोस्तों, करते हैं कंटिन्यू। क्या कह रहे थे कि फर्दर a new sub rule 5 has been inserted in the said rule to provide that where any order having the effect of revocation of suspension of registration has been passed, the provision of section 31(3)(a जो कि revised tax invoice का है, और section 40 जो कि first return का है, in respect of the supply made ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन, जो भी सस्पेंशन के पीरियड में आपने जो भी सप्लाईज करी हैं, एंड द प्रोसीजर स्पेसिफाइड देयरइन शैल अप्लाई, उनके ऊपर वो सारा कुछ आपका अप्लाई हो जाएगा। मतलब कि सस्पेंशन पीरियड में आपसे कह दिया गया था कि अच्छा जी टैक्सेबल सप्लाई मत करो, अच्छा जी रिटर्न फाइल मत करो, लेकिन अगर वो सस्पेंशन जो आपका है अगर वो रिवोक हो जाता है, तो रिवोक होने के बाद आपको उस पीरियड के सारे रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करने पड़ेंगे और फर्स्ट रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, जिसके ऊपर आपके जो सारे प्रोसीजर जो प्रोविजंस होते थे वो एज इट इज अप्लाई कर दिए जाएंगे। तो मुद्दा क्या है कि आप उस पीरियड का जो भी बेनिफिट अगर आप लेना चाह रहे थे या फिर आप झमेलों में नहीं पढ़ना चाह रहे थे, वो सारी चीज आपके ऊपर बैक टू बैक एप्लीकेबल कर दी जाएगी अंडर दिस प्रोविजन, अंडर दिस क्लैरिफिकेशन या फिर नए सब रूल के तहत। ठीक है सर, आगे देखते हैं। अगली बात कर रहा है कुछ आधार से रिलेटेड। ये भी बहुत बेसिक सी बात है कि भाई साहब आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है सभी के सभी न्यू रजिस्ट्रेंट्स के लिए जिनको भी रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब कि नए सिरे से जिनको भी 1 अप्रैल 2020 के बाद रजिस्ट्रेशन लेना होगा जीएसटी के अंदर, उसको क्या करवाना पड़ेगा, अपना आधार ऑथेंटिकेशन। आधार ऑथेंटिकेशन बेसिकली क्या होता है कि आपको आधार से एक प्रोसेस करना होगा जिसमें कि आधार से आपका एक ओटीपी जनरेट होगा और उस ओटीपी के थ्रू ही आप ऑथेंटिकेट माने जाओगे। आपको एक तरीके से वेरीफाई किया जाएगा कि हाँ जिस बंदे का आधार है उसी ने अप्लाई किया था और वही इस जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए भी सारे प्रोसेस ले रहा है, सारी एक्टिविटीज कर रहा है। तो ये पहले मैंडेटरी नहीं था, लेकिन इसको 1 अप्रैल 2020 से क्या कर दिया गया है, मैंडेटरी की। भाई साहब अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो आपको ये आधार ऑथेंटिकेशन करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको भी इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। मतलब जिनके पास पहले से आधार, मतलब जिसके पास पहले से रजिस्ट्रेशन है और उन्होंने ऑब्वियसली जब मैंडेटरी नहीं था तो उन्होंने ये आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस नहीं किया होगा, तो उनके लिए भी, एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेंट के लिए भी इस आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करना है। अदरवाइज जो भी उनको रजिस्ट्रेशन मिला हुआ होगा मान लिया जाएगा कि वो इनवैलिड है, मतलब वो रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं रहेगा। तो ये एक नया
अमेंडमेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है कि भाई साहब आधार की अब रिक्वायरमेंट है, आधार ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट है हर किसी नए रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है सर। उसके बाद क्या सभी के लिए मैंडेटरी है या फिर कुछ लोगों को छोड़ा गया? तो सर जी कुछ लोगों को छोड़ा भी गया है, उसको भी हम देखेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको छोड़ा हुआ है, या फिर ऐसे कौन से लोग हैं जो कि आधार ऑथेंटिकेशन अगर नहीं करवा सकते हैं या उनके पास आधार नहीं है या फिर आधार में कोई भी इश्यूज है। जैसे कि आप देखते हो कि मोबाइल ओटीपी अगर जनरेट नहीं हो रहा है तो ये एक इशू है, तो उस सिनेरियो में वो क्या करे, क्या उनको नहीं मिलेगा, क्या उनके लिए कोई रास्ता है या नहीं है, उस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं कि सब रूल 6A, 6B, 6C और 6D जो है ये इंसर्ट किया गया आपका सेक्शन नंबर 25 के अंदर। To make other authentication mandatory for specified class of new taxpayers and to prescribe the manner in which certain class of registered taxpayers are required to undergo Aadhaar authentication। मतलब जो अभी मेन जोर दिया जा रहा है वो उन पे नहीं दिया जा रहा जो कि पहले से रजिस्ट्रेशन जिन्होंने लिया हुआ है, उनको भी कहा जा रहा है कि भाई साहब आपको आधार ऑथेंटिकेशन के इस प्रोसेस को करवाना पड़ेगा, तभी आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड रहेगा, अदरवाइज वो इनवैलिड करार दे दिया जाएगा। लेकिन जो मेन फोकस किया जा रहा है वो किया जा रहा है कि भाई साहब जो भी नए रजिस्ट्रेशन होंगे उसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो आपका मैंडेटरी करने के ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। अब इसको मैंडेटरी किस तरीके से किया जाएगा? तो एक सिंपल सी बात है कि अगर मैं अगर अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराता हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा आधार होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई एबीसी लिमिटेड होगी तो एबीसी लिमिटेड का आधार नहीं होगा, क्योंकि आधार जो है वो इंडिविजुअल पर्सन का होता है, एक इंसान का होता है, किसी कंपनी का या सेपरेट लीगल एंटिटी का वहां पे आधार नहीं होता। उस केस में क्या किया जाएगा? तो उस केस में कहा जा रहा है कि भाई साहब अगर आप इंडिविजुअल हो तो अपना आधार लगाओगे, अगर आप इंडिविजुअल नहीं है तो आपका जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी होगा, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर हो, या जो भी पर्सन होगा, उसका वहां पे आधार मेंशन करना अनिवार्य है। मतलब कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर जो भी उसके ऑथराइज सिग्नेटरी होंगे, अगर मैं बात करूं एचयूएफ की तो एचयूएफ के अंदर जो भी उसका कर्ता होगा वो अपना आधार लगाएगा। पार्टनरशिप की बात करूं तो जो वहां के पार्टनर्स होंगे वो अपना आधार लगाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि आधार मैंडेटरी है जीएसटी के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल के खुद का हो या फिर जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है, जो भी उसका कर्ता है, वो अपना आधार वहां पे कोट करके चलेंगे, तभी आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सभी के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, कुछ नोटिफाइड पर्सन है जिसको यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया, जिनके लिए कहा गया कि अगर आपके पास आधार नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तब भी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, लेकिन आपको उस केस में एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। वो प्रोसेस क्या है उसको हम समझेंगे। उसके लिए आपको कहा गया कि अगर आपके पास आधार नहीं है तो उस केस में आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो और आपका होगा फिजिकल वेरिफिकेशन, और एक बार आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाएगा, अदरवाइज ग्रांट नहीं किया जाएगा। अब सर फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो कितने दिनों में होगा? तो कहा जा रहा है कि आपने अप्लाई किया उसके 60 डेज के अंदर अंदर, नॉट लेटर देन 60 डेज, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा और जो ऑफिसर होगा वो वहां के चेक करेगा कि भाई साहब आपका बिजनेस है कि नहीं, वो बंदा है कि नहीं जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है, क्या काम करता नहीं करता, सारी चीजों को वो वेरीफाई करके जाएगा फिजिकली वहां पे आके। उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो अलॉट किया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं साइट सर्वे जो है वो आपका मैंडेटरी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी के पास नहीं है आधार ऑथेंटिकेशन, अगर कोई नहीं करवा सकता तो उस केस में उसको एक अल्टरनेट प्रोसेस दिया गया है कि भाई साहब अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवा सकते हो तो आपको अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे जो ऑफिसर होगा वो विजिट करेगा और उसको वेरीफाई करेगा। अपना फिजिकल सर्वे करने के बाद, साइट का सर्वे करने के बाद वो आपके एप्लीकेशन को अप्रूव करेगा। ठीक है सर, एक बार आपका वेरिफिकेशन हो गया उसके बाद आपको क्या करना है? तो कहा जा रहा है क्या कि वेरिफिकेशन रिपोर्ट अलोंग विद द अदर डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग फोटोग्राफ शैल बी अपलोडेड in the prescribed font on the common portal within a period of 15 days following the date of such verification। मतलब एक बार आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके 15 दिनों के अंदर अंदर सारी चीजें, जो भी आपका वेरिफिकेशन रिपोर्ट होगा, जो भी और प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स होंगे इंक्लूडिंग फोटोग्राफ वगैरह सब कुछ, वो सारा कुछ आपको जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे क्या करना है? अपलोड करना है। कितने दिनों के अंदर करना है? 15 दिनों के अंदर अंदर आपको करके चलना है। ठीक है सर, अब लास्ट बात आती है कि किन लोगों के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, किन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं की गई है। तो उसमें सबसे पहला आता है वो पर्सन जो कि इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं होता है वो नॉन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के थ्रू अपना जो भी काम करने आता है रजिस्ट्रेशन करवाता है और काम करके चला जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को मुश्किल में ना डाला जाए, इसलिए उनको यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया है। कहा गया है कि ये जो प्रोविजन है ये अप्लाई नहीं होगा उन पर्सन के ऊपर जो कि रेजिडेंट नहीं है, नॉट रेजिडेंट, नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है सर, और किसके ऊपर? और उन लोगों के ऊपर जो कि इस लिस्ट में नहीं आते। मतलब कि यहाँ पे इन्होंने एक लिस्ट दे दी। पहला तो कह दिया कि जो नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया होगा उस पर अप्लाई नहीं होगा, और दूसरी कैटेगरी में उन्होंने क्या दे दी? एक लिस्ट दे दी और कह दिया क्या कि इस लिस्ट के अंदर जो बंदे लिखे गए हैं इनके लिए मैंडेटरी है, इसके अलावा अगर कुछ बच गया तो उनके लिए आपका आधार जो है वो मैंडेटरी नहीं है। कौन है ऐसे लोग जिनके लिए मैंडेटरी है? तो इंडिविजुअल है,
इसके लिए मैंडेटरी हो गया। अगर कोई ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ ऑल टाइप्स, तो इसके अंदर आपके डायरेक्टर वगैरह या जो भी ऑथराइज पर्सन होते हैं जो साइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी एंटिटी के अंदर, वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे इस एक लौते लाइन से। नेक्स्ट आया आपका मैनेजिंग या फिर ऑथराइज पार्टनर्स इन केस ऑफ ऑब्वियसली पार्टनरशिप, और अगर एचयूएफ की बात करें तो वहां पे कह रहे हैं करता, तो ये कंपनी को इसने यहां कवर कर लिया, एलएलपी को यहां कवर कर लिया, पार्टनरशिप को यहां कवर कर लिया और एचयूएफ को यहां कवर कर लिया। जो इंडिविजुअल प्रोप्राइटरी फर्म्स होते हैं वो तो है ही इंडिविजुअल। तो कहा गया कि इन चारों के अलावा भी अगर कोई बच जाता है तो उसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं है। तो इन चारों के अलावा कोई बच जाएगा उसके लिए मैंडेटरी नहीं है, और एक पर्सन वो हो गया जो कि सिटीजन इंडिया का नहीं है, उसके लिए भी ये प्रोसेस जो है ये मैंडेटरी नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे तीन छोटी छोटी बातें थी। पहला आधार के ऊपर बात थी, सिंपल सी बात है भाई साहब, आधार मैंडेटरी है, आधार से आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा, करवाने के आपको प्रोसेस बताए गए हैं, और उसके अंदर अगर किसी के पास आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवा सकता तो उसको एक अल्टरनेट मेथड भी दिया गया है जिसको कहते हैं वेरिफिकेशन का। किसके लिए मैंडेटरी किसके लिए मैंडेटरी नहीं है, जिसे आपको ध्यान में यहाँ पे रख के चलनी होगी। जो इससे पहले वाला प्रोविजन था वो था आपका सस्पेंशन पीरियड के रिगार्डिंग, कि भाई साहब सस्पेंशन पीरियड के अंदर जो लोग काम करते हैं उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दी गई है कि अगर उस पीरियड में आपने कोई भी काम किया है तो उस केस में आपको रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, और रिटर्न भी जो है वो सेक्शन 40 के अंदर फर्स्ट रिटर्न आपको फाइल करके वहां पे चलनी पड़ेगी। नेक्स्ट एक जो पॉइंट था वो था आपका बैंक अकाउंट के ऊपर, जिसको कि कहा गया कि अब वो मैंडेटरी नहीं है बिफोर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद लेकिन मैंडेटरी है 45 दिन के अंदर अंदर, या फिर जो भी आप अपना फर्स्ट रिटर्न फाइल करने जा रहे हो उससे पहले पहले, व्हिचएवर इज अर्लियर का कॉन्सेप्ट चलेगा, उससे पहले पहले आपको अपना बैंक डिटेल जो है वो फर्निश कर देना है कॉमन पोर्टल के ऊपर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थे रजिस्ट्रेशन चैप्टर से, इसमें इतना ही। बाकी जो बचे हुए चैप्टर है उसको और कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। टिल देन इतना ही, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड।